मार्मिक है। दुख वाली बात है, 2 किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक था, वो उसकी बहन को, वो खुद इतना उत्तेजित होकर आया था, उस समय मैं इंटर्नशिप में था, तो वो उत्तेजित होकर आया था कि मेरी बहन को जला दिया है और दहेज की वजह से तो सब कुछ हो गया। तो काफ़ी जली हुई थी। पेशेंट को जो बीमारी थी उसमें एक इंजेक्शन लगना था, उसमें वो इंजेक्शन करीब 800 रुपये का पड़ रहा था। 800 रुपये पर डे, उसका 800 रुपये पर डे खर्च था, क्योंकि गवर्नमेंट जो सप्लाई थी उसमें ख़त्म हो गया था, डिमांड ले गया था, आया नहीं था। तो ये भी गया की ही घटना है। हाँ, ये भी गया की घटना है। इंटर्नशिप जब आप कर हाँ, इंटर्नशिप कर रहे थे तो वहाँ पे ये हुआ कि अब वो जो बीमार था वो क्रॉनिक अल्कोहलिक था, बहुत ज्यादा दारू का सेवन करता था। अभी तो खैर बिहार में बंद। जी, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डॉक्टर पंकज कुमार झा जी से, जो हमारे यहाँ बलिया जिला चिकित्सालय में डॉक्टर हैं, और इनसे जानेंगे तमाम स्वास्थ्य संबंधी बातों को जानेंगे जो आम जन के लिए हितकर होगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। मैं डॉक्टर पंकज कुमार झा यहाँ जिला अस्पताल में फिजिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के सहरसा में मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करी है। फिर गया मेडिकल कॉलेज गया से मैंने अपना MBBS किया। जहाँ से मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी MD मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वर्तमान में मैं बलिया में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? शुरू से ही माता पिताजी का मन था कि आप डॉक्टर बने, या कोई बाद में आपने यह निर्णय लिया कि हमें नहीं डॉक्टर ही बन के लोगों की सेवा करनी? शुरू से तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरी माता का बहुत झुकाव था। मेरी माँ मेरे इस कैरियर में अहम योगदान दी हैं। उन्होंने बहुत धैर्य रखा। बिना मेरी माँ के इच्छा के पूरा कर, मेरा उनका था कि इच्छा पूरा करूं, और जो उन्होंने मुझे संघर्ष करना सिखाया वो उसी ने मुझे सफलता दिलाई। तो MBBS में दाखिले के लिए बच्चे बहुत दिनों तक 2 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं, कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। क्या आपने भी कोचिंग संस्थानों का सहारा लिया? हाँ, मैंने भी कोचिंग संस्थानों का सहारा लिया था। मैं 2002 में मैं कोटा गया था। 2002 और 2003 में मेरा नहीं हो पाया, 2004 में नहीं हो पाया, 2005 में मुझे सफलता मिली। तो घर पे खुशी का माहौल होगा। आप अपने गांव से पहले डॉक्टर थे या इसके पहले भी और लोग? नहीं, और इससे पहले भी 2 लोग डॉक्टर थे। एक हमारे गांव के दूसरे टोली से आते हैं, वो वहाँ दरभंगा से थे, और एक थे वो गांव डॉक्टर थे, उनका माता पिता गांव में रहते थे, लेकिन उनकी सारी पढ़ाइयाँ बाहर से ही हुई, तो वो डॉक्टर थे, मैं तीसरा। डॉक्टर साहब, जब हम लोग जाते हैं किसी डॉक्टर साहब के यहाँ मिलने, दिखाने, इलाज करवाने, या कोई आम जन जाता है, तो नेम प्लेट पे MBBS, MD, DM ये सब लिखा रहता है। कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे, ये सब बहुत असहज लोग हो जाते हैं कि MD बड़ा डॉक्टर होता है, या जो DM की हैं डिग्री वाले वो बड़े होते हैं। या MBBS प्रारंभिक है, जो स्नातक स्तर का होता है, 12th के बाद होता है, स्नातक स्तर का होता है। MBBS एक जनरल डॉक्टर है, उसमें हर एक विषय की पढ़ाई जाती है। उसके बाद वहां के बाद एक स्पेशलिटी का एग्जाम होता है, फिर 3 साल की पढ़ाई होती है उसकी। तो MBBS 6 साल का हो गया, 5.5 साल का, फिर 3 साल की स्पेशलिटी। अब स्पेशलिटी में कोई मेडिसिन लेता है जिसको आप फिजिशियन कहते हैं, कोई सर्जरी लेता है जिसको आप सर्जन कहते हैं,
कोई ऑर्थोपेडिक्स लेते हैं जिनको आप हड्डी के डॉक्टर कहते हैं, कोई आंख के डॉक्टर बनते हैं जिनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, कोई नाक कान गला विशेषज्ञ बनते हैं जिनको आप ईएनटी कहते हैं, कोई पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं, कोई आप ये समझ लीजिए कोई एक होता है पीएसएम, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, कोई उसमें जाते हैं। तो उसके बाद वो एक स्पेशलिटी हो गया। उसके बाद इस 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी होती है। अब आप मेडिसिन में किस विषय से विशेषज्ञ हैं। मेडिसिन तो आपने पढ़ाई कर ली, मतलब आप बीमारी जान रहे हैं, दवा लिखना सब कुछ, लेकिन अब उसमें फिर एग्जाम होता है, उसमें बहुत ही कम सीटें हैं और उसकी पढ़ाई भी फिर 3 साल की होती है, जिसमें आदमी अगर कोई मेडिसिन के बाद लेता है तो डीएम लिखता है। और 3 साल की जो स्पेशलाइज्ड पढ़ाई आप किए हैं एमबीबीएस के बाद तो एमडी हो जाता है। वो एमडी होता है। हाँ। और अलग अलग सेगमेंट में। हाँ, और जैसे गाइनो में हो गया, गाइनो में हो गया, ऑर्थो में हो गया, हार्ट वाले में हो गया। नहीं, हार्ट नहीं, हार्ट में नहीं, गायनी, ऑर्थो, ऑप्था, ईएनटी, मेडिसिन, सर्जरी, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद फिर आता है एमडी के बाद डीएम। हाँ, तो जो मेडिसिन से रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं या बच्चे के डॉक्टर रहते हैं, उनका जो होता है फिर स्पेशलिटी की परीक्षा, सुपर स्पेशलिटी की, वो भी फिर 3 साल का पढ़ाई है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बनते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट बनते हैं लीवर का, न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं न्यूरोलॉजी का, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब स्पेशलाइज कर लीजिए, स्पेशलाइजेशन तो करीब 12 साल लग जाएंगे। हाँ, टोटल 12 साल। 12 साल की बहुत लंबी पढ़ाई है। बहुत लंबी पढ़ाई है। और बीच में फिर प्रिपरेशन के लिए भी हर एक आदमी तुरंत एग्जाम नहीं क्लियर करता। उसके बाद फाइनेंशियल भी थोड़ी रहती है कि अब आपने एमबीबीएस कर ली तो अब आप खुद कमाइए और आप कितना पढ़ते रहिए और कमाते रहिए। तो सामान्य रूप से एक एमडी डॉक्टर बनने के लिए 12 साल की पढ़ाई है। एमडी के लिए तो 6 साल की पढ़ाई हो गई, 6 साल एमबीबीएस, मतलब 35 साल की उम्र हो जाएगी। हाँ, लगभग 17-18 साल से शुरू होता है, 14 साल 15 साल ऐसे ही लग जाते हैं, क्योंकि 1-2 बार ब्रेक हो ही जाता है, तो 35 साल लग जाते हैं सुपर स्पेशलिटी बनते। उसी तरह जैसे मेडिसिन में हो गया, उसी तरह सर्जन बनते हैं। यूरो सर्जन बनेंगे, कार्डियक सर्जन बनेंगे, गैस्ट्रो सर्जन बनेंगे, न्यूरो सर्जन बनेंगे, तो उनका होता है वो डीएम नहीं लिखते, वो एमसीएच लिखते हैं। एमसीएच, हाँ, वो एमसीएच लिखते हैं। ऑर्थोपेडिशियन में भी फिर इस तरह है, हड्डी के डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग ज्वाइंट स्पेशलिस्ट बनते हैं, कुछ लोग रीढ़ के हड्डी के विशेषज्ञ बनते हैं। बच्चों के डॉक्टर का भी इसी तरह सुपर स्पेशलिस्ट है, कुछ क्रिटिकल केयर बनते हैं, कुछ न्यूनेटोलॉजी, मतलब न्यूनेट कहते हैं नवजात बच्चे जो 1 साल से कम के हैं, उनका होता है। तो उनका होता है, फिर उसमें कुछ लोग सर्जरी के बाद पीडियाट्रिक सर्जरी बन जाते हैं। तो उसके बाद अपना अपना ब्रांच। पहली पोस्टिंग कहाँ होती है, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, या कुछ ऑप्शन दिया जाता है आप लोगों को? मैंने एमबीबीएस कंप्लीट के बाद दिल्ली में नौकरी, दिल्ली में रेजिडेंसी होती है, जेआर कहते हैं उसको, जूनियर रेजिडेंट, सबसे पहले वहीं पोस्टिंग हुई। उसके बाद सरकारी में चयन होने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेरी ग्रामीण पोस्टिंग हुई थी, वो बलिया जिला में ही हुई थी। तो दिल्ली में भी आप सेवा कर चुके हैं? दिल्ली में भी सेवा, और यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में भी, बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यही आपकी पहली पोस्टिंग हुई? सरकारी में पहली सरकारी पोस्टिंग यही हुई। तो क्या अंतर पाते हैं वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा जो मिलती है आप लोगों को, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जाती हैं आम जनों को, उसमें कुछ विशेष अंतर पाते हैं? आम जनों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा, तो दोनों जगह सेम ही दिया जाता है। हाँ, जो शहरी क्षेत्र है उसमें ये होता है कि थोड़ी जांचें, पेशेंट का बीमारी के प्रति अवेयरनेस बहुत बदल जाता है, जागरूक है हाँ मरीज। यहाँ वहाँ अगर पेट दर्द होगा तो लोग दिखाने जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, या हल्की सी छाती की दर्द होगी
तो भी जाके दिखाएंगे। यहाँ लोगों को लगता है कि बस गैस हुआ है, गैस हुआ है। अपने से भी दवा लेके अपने से बस चट्टी पे जाएंगे, जाके दवाई लेके खा लेंगे। लेकिन ये है कि गांव के लोग का डॉक्टरों के प्रति बहुत जुड़ाव हो जाता है। वो उनको अपने पारिवारिक, बिल्कुल परिवार का हिस्सा मानते हैं। आपकी समस्या उनकी समस्या होती है, ये हमनी के तरफ तनी फायदा हो। जी जी हाँ, जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब गांव के जैसे मरीज आवेले तो कहीं कि तुरंत ऐसा दवा दे दी ठीक हो जाओ, लेकिन शहर के जे दिखावे जी उ ऐसा प्रेशर ना उ पता बा कि समय लागी। ये कहियन कि ठीक हो जाएंगे अभी, या इनको भर्ती कराना पड़ेगा। हाँ, यहाँ लोगों का अपना पारिवारिक समस्या बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग भर्ती से अवॉइड होना चाहते हैं। ये कहते कि कोनो ऐसा दवाइयाँ ले दी कि तब ले आराम हो जाओ, तब तो उमें का जो बीमारी हो, हमने के जो पढ़ले बनी उहे हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे घुटना के दर्द, जी जी, इसे 50 साल तक में अधिकतर में हो जाला। अब ओकर इलाज है कि या तो घुटना बदलवा लेवे के, ना तो जेकरा गठिया हो जाला, ना तो ओकरा परहेज से रहे के। अब उमें जौन परहेज है वो तनी ऐसा है कि हमनी के जौन खान पान और रहन सहन जौन गांव की व्यवस्था बा उमें तनी मुश्किल बा। लेकिन हम जौन पढ़ले बनी उहे कहम, अब उमें जितना के हम बताओ तनी कहत रहन कि ई के तरह संभव है। तब अब एकर तो बीच के उपाय हमरा पता नहीं है, काहे कि हम जौन बीमारी के बारे में जौन पढ़ले बने हम तो उहे बताएं। हाँ, तनी पर्टिकुलरली महिलाओं को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई खाना बनाना है तो घुटना मुड़ेगा ही, भारी सामान उठाना ही है। जो लेबर क्लास की हैं वो सर पे भी सामान उठाएंगी, भारी उठाएंगी। तो डॉक्टर साहब, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, WHO अपना रिपोर्ट भी दिया है, एनीमिया से। भारत में एनीमिया से बहुत लोग ग्रसित हैं, उसमें ज्यादातर संख्या महिलाओं की है। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो एनीमिया की समस्या से पीड़ित। इसके लिए क्या करना चाहिए कि ताकि लोग एनीमिया जैसी बीमारी से, जो बहुत गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन गंभीर हो गई है, क्या खान पान करना चाहिए? अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का डाटा आया था, उसमें भारत में 57% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है। तो एनीमिया मतलब खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, मेनली हीमोग्लोबिन की कमी। अब इसके कारण है 3, या तो बंद कम रहा है, या निकल ज्यादा रहा है, जी जी, या अंदर टूट रहा है। ठीक है, तो बनने जो हमारा खून बनेगा उसके लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है, जिसमें कि मेनली आयरन है, विटामिन्स हैं, तो उसमें है कि इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण ये है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली में बचपन से ही फीमेल से ज्यादा अच्छा खाना मेल को दिया जाता है। ये सामाजिक एक इस चीज को हम लोग को दूर करना पड़ेगा, जिसको आप कह लीजिए लिंग भेद। एक मेंटलिटी है कि अरे तू इहो खा लेबू, काम करे जाए के बाद निमन खाना मिली, हमनी के नाम उनका ना देवल जाला, तो उसे आयरन की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, तो खूनवा कम बनी। दूसरा, महिला के हर एक महीना मासिक धर्म बा, जे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बाद 15 साल से लेके 49 साल तक। ठीक, शुरू में तो 15 साल से ऊपर के ले ली कि भाई कम मिलल हुआ खाना, 15 साल से 49 साल में मासिक धर्म और खाना दोनों बराबर है। तो उनमें भाग कि भाई केकरा ज्यादा निकला था खून, मासिक धर्म में खून केकरा, तो एकरा खातिर तो जागरूकता होवे के चाहिए ना। ढेर तक बताइए ना पावेली घरे कि भाई हमरा लाज शरम बा। तो इनमें तनी सामाजिक चेतना के अभाव हो, जागरूकता के अभाव हो, संकोच ना करे, बीमारी जौन बा स्वास्थ्य के प्रति तनी लापरवाही हो, इहो कह सके नहीं कि भाई हमारे खून भी ज्यादा गिरता।
अधिकतर महिलाओं के हमने के गांव में साफ सफाई के अभाव के वजह से धात के समस्या रहेला, लेकिन वो बताइए ना, डॉक्टरों के पास जाके बतावे में तनी इलाज लागता। उसके बाद डॉक्टरों के पास लेके जाइए उनकर बाबूजी, उनकर भाई, माइनर लेके जाली तो महिलाओं डॉक्टर के सामने बाबूजी के प्रेजेंस में बोले में तनी लजाली सब। तो ये वो हो गई कि भाई महीना सही से नहीं खियावत या ज्यादा खून गिरता, ओकरा वजह से खून के कमी हो गई। 49 साल से ऊपर के महिला के, हाँ, तो उनकरा में कुछ महिलाओं के अचानक से जब मासिक धर्म बंद होला तब ज्यादा खून गिर जाला, या कुछ महिलाओं के कैंसर, हाँ, कैंसर एक कारण बा। आजकल ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गई बा। तो ग्रामीण महिला में बहुत पहले कम रहुए, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई बा। एकर कारण मेनली बा कि अपना हिसाब से पिल्स खाए के, जे ओसीपी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब गर्भ निरोधक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक की गोलियां का अत्यधिक दुष्प्रभाव से कैंसर होता, ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ावा देता। तनी खान पान हो, तनी इन्वायरमेंटलो हो, इन्वायरमेंटल ये खातिर तनी पहले के महिला में रहुए के अपन दूध खूब पियावत रहुए बच्चा के। आजकल के वो हो गइल कि गोली खा के रोक देवे लसन कि भाई हम ना पिया पाएम या हमरा काम पे जाए के हो। इहो वजह से बचाव खातिर क्या करे के चाहिए? बचाव खातिर तो यह हो कि दुग्धपान कराई, उसके बाद तनी छोटो मोट गांठ हो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करी, और 35 साल के बाद तो बराबर अपन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं उसको, जो खुद से महिलाएं अपना स्तन में जांच करें, जिससे कि थोड़ी सी भी छोटी गांठ हो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, आजकल तो बहुत अच्छी एडवांस आ गई है, मैमोग्राफी आ गया है, बहुत सारा चीज आ गया, तुरंत पता बहुत बड़ी रोग नहीं है। अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए, जागरूकता कैसा है स्वास्थ्य के प्रति, नजर अंदाज ना करे के, अनदेखी ना करे। हीमोग्लोबिन बढ़ावे खातिर घरेलू का खान पान लोग करस की एनीमिया जैसी समस्या कम होके, घर के बढ़ावा ना मिले। आयरन रिच डाइट में साग, सब्जी में विटामिन, उसके बाद दूध। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के बैलेंस डाइट जरूरी है। उसके बाद अगर तनियो ऐसा लागे तो आयरन के गोली खाए के। खान पान में और चुकंदर, मतलब सलाद के, मौसमी फल, सलाद। डॉक्टर साहब, आप देखा तनी इस समय कि लड़का कुल बाहरी बर्गर, चाउमीन, तमाम तरह के खाना वाना खा के तो दो तरीका के समस्या हो गई बा। सामान्यतः कहीं भी आप देख सकत तनी, एगो मोटापा से लड़का ग्रसित हो गई बा, जो लंबाई पहले रहत रहा लड़कन के, वो लंबाई कम होकर जाता, नाटेपन की समस्या। तो ये जो जंक फूड बा, इका कुपोषण के बढ़ावा देता। जंक फूड कुपोषण के बढ़ावा में कोनो ऐसा नहीं है कि कुपोषण, हाँ, जंक फूड से नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान ई मामला में है कि जंक फूड में एक ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज्यादा रहेला, ट्रांस फैट, जेकरा वजह से हार्ट अटैक ज्यादा होता। अच्छा, हाँ, हार्ट अटैक में जंक फूड में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा, क्या ट्रांस फैट वाला एक ही बार में, जो बार एक ही तेल में वो तलते हैं, थोड़ा सा बच जाता है, फिर उसमें डाल देते हैं, नया तेल डाल देंगे तो जो बचा हुआ है बचा ही रह जाता है। घर में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए घर के खाना को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हार्ट की समस्या से एक प्रश्न बा कि आजकल आप देखा था कि 35 से 50 एज ग्रुप के लोग बड़े, उनके बहुत ज्यादा हार्ट अटैक से मौत के खबर हमने के पढ़ते हैं जा। बढ़ गई, हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो इनका क्या कारण है?
एकड़ पहले देखिए, पहले रहुए कि 50 के ऊपर में सोचल जाता रहुए के हार्ट में। अब जो नया डाटा आयल बा तो इंडिया में करीब 6.25 करोड़ 6.25 करोड़ बढ़ल हार्ट के मरीज। अच्छा। उनमें से करीब 40% जवान लोग हैं। 40% नया जो डाटा लास्ट 10 ईयर में ये बहुत बढ़ा है। बढ़ने के कारण ये है कि लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर ये है जीवन शैली क्योंकि अनियमित हो गई, बहुत अनियमित। पहला कॉज स्ट्रेस, दूसरा कॉज जंक फूड, तीसरा कॉज इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे अधिक देर रात तक काम करना, सुबह सवेरे नहीं जल्दी उठना, मोबाइल कंप्यूटर ये सब भी करके बढ़ावा देता, सिगरेट शराब, इनका अत्यधिक सेवन कम उम्र में ही लोग सेवन करना शुरू कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक की चीजें बहुत बढ़ गई है। अच्छा, जैसे बहुत कम हार्ट अटैक भी आवेला, ओकरा बाद डॉक्टर के ले जाइए तो कहेला कि ई तो एक बार हार्ट अटैक आ गई, आप सबके बुझाए जाना। तो हार्ट अटैक जो आवेला तो ओकर सिम्टम का होला? सिम्टम सबसे पहले जैसे जितना फिल्म में देखावल जाला कि भाई दर्द भइल तो छाती पकड़ के बैठ के, दर्द जब होला तो मतलब स्क्वीजिंग टाइप पेन होता है, जैसे लगता है कि कोई एकदम पकड़ के छाती को दबा रहा है। स्क्वीज करना मतलब जैसे लोग कपड़ा गाड़ते हैं उस तरह का, जैसे लगता है एकदम गाड़ रहा है कोई, तो उस तरह का दर्द होता है, जिसकी वजह से वो छाती पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसके साथ साथ पसीना आना, उल्टी हो जाना, कोई भी ऑटोनोमिक सिम्टम्स ये हो सकता है। लेकिन कभी कभी साइलेंट चेस्ट पेन भी होता है। साइलेंट चेस्ट पेन मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को होता है, शुगर के मरीज पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उनको में न्यूरोपैथी हो चुकी होती है, तो उनको पता नहीं चलता, जो दर्द महसूस होगा पता ही नहीं चलेगा। तो खून की नली में जितनी भी हमारी शिराएं हैं उसमें जो खून का प्रवाह है धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से 90% के बाद यानी 95 कंप्लीट ब्लॉक, 99-100% जब ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। 90% 95% तक भी चलता रहता है काम। आपका काम आप ज्यादा भारी करिएगा तब ज्यादा दर्द करेगा, उसको एंजाइना कहते हैं। हार्ट अटैक में भी होता है कि कभी कभी आपको, जिसको माइल्ड हार्ट अटैक कहते हैं, माइल्ड हार्ट अटैक उसको कहते हैं जिसमें कि कोई ईसीजी में चेंजेस नहीं आता, लेकिन हार्ट अटैक आ चुका होता है। हाँ, तो एक उसके लिए जांच होती है, ड्रॉप है, दुर्भाग्यवश हमारे बलिया में नहीं है। हम कितने मरीजों को उसके लिए मऊ भेजते हैं। अच्छा, फातिमा में होता है सस्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, घर पे किसी को हार्ट अटैक आ गया, जी, तो बचाव के लिए क्या करना चाहिए घर के लोगों को? देखिए, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या उनके पिताजी को भी है, ठीक है, तो पहला काम है जागरूकता में, जो भी 40-45 साल से ऊपर है जी, उनको सबको गांव में 1 सप्ताह पे 15 दिन पे अपने बगल के अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाके बीपी जरूर, ब्लड प्रेशर नपवाते रहिए। बीपी नपवा। हाँ, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको सर दर्द होगा, कुछ असहजता महसूस होगी। हाँ, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहेंगे, तो उसमें नहीं पता चलता। 180-90 तक है, धीरे धीरे बढ़ा हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर वो अचानक से जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यही बात है। तो सीना में दबाया जाता है क्या हार्ट अटैक? नहीं, हार्ट अटैक आना है तो सबसे आसान है कि एक गोली आती है, 4 गोली का छोटा सा लिफाफा बना के अपने पॉकेट में रखिए। 4 गोली? हाँ, 4 गोली, ठीक है। एक उसमें आता है इको स्प्रिंग 325 mg, क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिटैब के नाम से आता है, वो आता है 75 mg का आता है, 4 टैबलेट। एक एटोरवास्टेटिन आता है 80 mg का, और एक सॉल्बिट्रेट आता है 5 mg का। उसको जीभ के नीचे रखना होता है। अगर कोई ना मिले तो कम से कम जीभ के नीचे रखने वाली दवा तो जान बच जाएगा ये 4। हाँ, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जो आप मतलब आप नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे, नजदीकी हॉस्पिटल या एक सही जगह पहुंच जाएंगे। 2-3 घंटे तक ठीक रहेगा। हाँ, ठीक रहेंगे।
वहां भी जाएंगे तो प्राथमिक उपचार यही है। उसके बाद इंटरवेंशन अलग अलग है, कैसा है नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं पांडे जी उसमें ना मतलब बचाव ही मेन है। हाँ, हम लोगों के यहाँ हॉस्पिटल पहुंचने में 2-3 घंटे समय लग जाते हैं। हॉस्पिटल जाइए तो डॉक्टर साहब की सीट इतनी वैकेंट है हर हॉस्पिटलों में कि मिलना मुश्किल है। कार्यभार की इतनी अधिकता है। अगर मैं अधिकतर लोगों को या तो सुबह में या रात में दिल की समस्या होती है। अच्छा, हार्ट अटैक ज्यादा कब आता है, किस समय पे? क्या कोई निश्चित समय भी है? निश्चित समय नहीं है, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि सुबह में उठे थे, बाथरूम गए थे और उसी में हार्ट अटैक आ गया। इसमें ये है ना कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, पार्टिकुलरली ठंड में ज्यादा होता है ये। ठंड में आप लकवा का केसेस, हार्ट अटैक का केस ये ज्यादा सुनेंगे। क्यों? सुबह जो भी गांव के लोग हैं, अब हमने के जितना बड़ा तो सकड़ा है 4, 4:30, 5 उठ जाएगा बाद। अब अचानक बिस्तर छोड़ के, गर्म का शरीर अचानक बिस्तर छोड़ के बाहर गए तो उस समय बीपी शूट कर जाएगा। ठंड में अचानक बीपी शूट कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाँ, और पहले से आपके जो भी खून की नली है उसमें वसा के जमाव की वजह से खून चल ही नहीं पाएगा। हाँ, उतनी तेजी से जब वो पास करेगा तो जो वसा है वो टूट जाएगा, टूटेगा और गोला बन गया। अब वो पास को करेगा तो जो बड़ी चौड़ी सिरा है वहां से तो निकल जाएगा, लेकिन जो पतली सिरा है वहां जाकर फंस जाएगा तो उसके आगे खून का ब्लॉक कर देगा, बड़ा बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। यही चीज दिमाग में होता है तो लकवा मार देता है। डॉक्टर साहब, जैसे कोविड महामारी अभी आई थी जी, अब बीच में सुनने को मिल जाता है कि कोविड की नई लहर आ रही है। जी, तो नई लहर आने की संभावना है? अगर है तो उससे कैसे हम लोग बचें और क्या परहेज कर सकते हैं, एहतियात बरत सकते हैं कि ताकि इस समस्या से, इस महामारी से अपनी जान बचाई जा सके? ये तो अब हमारे जो 2 लहर आई है उसके वजह से जनता में भी बहुत जागरूकता आ गई है। इसके लिए है कि देखिए, कोरोना आएगी, लहर आएगी। हाँ, लहर तो आएगी। अब वैसी ही आएगी या नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है। तो इसमें हम बचाव तो सबको पता है, मास्क लगाना चाहिए, जहां भी पब्लिक प्लेस पे जाइए अपना हाथ धोते रहना चाहिए, ये सब चीजें जनता। कोविड टीका ले लीजिए। कोविड टीका ही मेन है, कोविड टीका बचाव के लिए कोविड टीका ही मेन है। इसमें जो है ना, विकसित देशों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक साथ हर एक लोग अगर इम्यूनाइज हो गए, कोरोना वायरस जो है वो वातावरण में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक आदमी का शरीर चाहिए, ठीक। अब उसमें वो ग्रो करेगा। अब आप जो अगर मास्क लगा कर रखा है खांसेगा तो दूसरे को नहीं फैलेगा, अगर मास्क नहीं लगा कर रखा है खांसेगा दूसरे को फैलेगा, या तो और सामने वाला अगर मास्क लगा के नहीं रखा है, दूसरा वो अपना रूप बार बार परिवर्तित कर रहा है जिसकी वजह से ये वेरिएंट वो वेरिएंट, तो ये आएगा धीरे धीरे। जब सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो जैसे इन्फ्लुएंजा था, इन्फ्लुएंजा वही वाला होगा, आएगा, हल्का अटैक करेगा, तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं, कमजोर रहेंगे उनको ज्यादा दिक्कत करेगा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी उनको ज्यादा दिक्कत करेगा, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी या वैक्सीनेटेड रहेंगे या जो प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो फॉलो करते रहेंगे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा तो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, बहुत ज्यादा। उसमें से कुछ ऐसी योजना कि जो सब जाने और हॉस्पिटल में जाएं, अपने स्वास्थ्य का चेकअप करा ले, कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं क्या? ऐसी योजनाओं में जो जाएं और चेकअप करा लें, अपने पूरे शरीर का चेकअप करा लें, कोई समस्या है तो वहाँ डॉक्टर से परामर्श लेके उस हिसाब से दवा लें, क्योंकि जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है इसमें दवाई इतनी महंगी हो गई है कि किसान परिवार के लोगों के लिए संभव ही नहीं। एक तरीके से हम लोग भी उसी पृष्ठभूमि से हैं और
डॉक्टर साहब एक बहुत ही प्रश्न है, थोड़ा आप लोगों से ही जुड़ा है। जी जी। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब लोग काम कर लेते हैं जी। लोकेलिटी में उनकी पहचान हो जाती है, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी मजबूरी है, लोगों की भी मजबूरी है जी जी। क्योंकि 24 घंटे तो भाई हॉस्पिटल खुला नहीं रहता है, उनकी ड्यूटी रहती है। जी जी। और उनका एक जब पूरा समाज बन जाता है रोगियों का, तो वो हॉस्पिटल से रिजाइन देके अपना नया हॉस्पिटल प्राइवेट खोल लेते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? आप देख रहे हैं हर जनपदों में ऐसा है। इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए, किसी को प्रतिष्ठित होने के लिए जो 8 साल 10 साल का समय लग ही जाता है। जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो हमने की तरफ एक होगा कि जे सबसे बढ़िया डॉक्टर बड़ा वो जे देखो जाओ, तो उनका अपना विश्वास है। तो उसका दो ही उपाय रहता है कि या तो फीसें इतनी बढ़ा दी जाए। अब सरकारी में तो फीस आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं। तो आप देखेंगे तो वहाँ आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने आखिरी समय तक भी दे रहे हैं। हाँ, बहुत जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं बीएचयू में, डॉक्टर लहड़ी, टीके लहड़ी। हाँ हाँ, अगर उनका नाम हम लोग सुने, के बारे में सुना होगा आपने। विवेक शर्मा डॉक्टर साहब हैं, विवेक शर्मा है, उनका भी बहुत नाम। विवेक शर्मा तो चलिए है, और टीके लहड़ी जी का तो वो एक आइडियल है। वो आइडियल मतलब वो किसी माननीय भगवान ही हैं। हाँ, माननीय योगी जी ने उनको बुलाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। वो कहे कि अगर हमसे मिलना है तो आपको ओपीडी के लाइन में ही आना होगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा जो हम लोग उम्र के युवा बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे होंगे कि हम भी बन के डॉक्टर बने, उन लोगों को कोई बता नहीं पाता है कि वहाँ जब पढ़ाई करते समय कैसा माहौल रहता है। सिनेमा टीवी के माध्यम से तमाम, जैसे मुन्ना भाई MBBS मूवी बन गई, उसमें भी दिखाया गया है। उसके बाद शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, उसमें भी डॉक्टरी लाइफ के बारे में दिखाया गया है। तो सिनेमा वाला जो दिखाया जाता है और आप चूंकि पढ़े हैं, देखे हैं, तो दोनों में क्या भिन्नता पाते हैं और क्या समानता पाते हैं? नहीं, भिन्नता ही ज्यादा है। समान मतलब मूवी में तो पढ़ाई, परीक्षा ये सब नहीं दिखाई जाती है। वहाँ बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। सारे डॉक्टर्स बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, चूंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है। चाहे वो अपने पारिवारिक परिवेश में कैसा भी हो, वहाँ एक जिम्मेदारी बन जाती है। मरीजों की पीड़ा को देख के सब अपने जितना वो संवेदनशील हो जाते हैं, सब जितना वो काम कर सकते हैं उससे ज्यादा ही करते हैं, उससे बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत तत्परता से करते हैं। भले ही अब चूंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स और पेशेंट का रेशियो बहुत कम है, तो आए दिन इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि यहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ झगड़ा हो गया। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, जो हमारे सिनेमा में दिखाया जाता है और जो हम लोग पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर साहब, आप सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसी भी दिक्कत आई होगी कि मरीज आपसे आके लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते होंगे, तो आप लोग कैसे डील करते हैं? क्योंकि आपके पास तो पुलिस प्रोटेक्शन है नहीं, तो डॉक्टर लोगों की बात है। उसमें है कि अगर सिक्योरिटीज हैं तो पेशेंट के अटेंडेंट को प्रायोरिटी, हमारा पेशेंट होता है। पेशेंट के अटेंडेंट हम लोग, चाहे कुछ हो जाए, पेशेंट्स को इलाज कोई भी डॉक्टर होगा। डॉक्टर जो नहीं भी रहते हैं, जो क्वेक्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता, अगर आप भी उनको दे देंगे तो वो अपने तरफ से चाहते रहते हैं कि हम अच्छा इलाज कर दें कि ये मरीज ठीक हो जाए। तो डॉक्टर्स तो हमेशा चाहते हैं कि मरीज अच्छा हो जाए। तो मरीज के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाती, भले ही डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हो जाए या कुछ भी हो जाए। हाँ, उनसे हम बाद में जो होगा लीगल वे में वो करेंगे, बात करेंगे। हाँ, लेकिन उस समय प्रायोरिटी हर एक डॉक्टर की मरीज होती है। जब मरीज की स्थिति में सामान्य सुधार हो जाता है, ये हो जाता है, तो मरीज के जो तीमारदार होते हैं उनका भी थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है, और तब बात करना थोड़ा अच्छा लगता है। तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है। नहीं तो उस समय वो इतने उत्तेजित रहते हैं कि आप समझाएंगे भी तो नहीं समझेंगे। तो उस समय डॉक्टर्स बहुत धैर्य के साथ काम करते हैं, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा। जबकि पढ़ाई के दौरान तो लोग 20-20 घंटे 22-22 घंटे
6-6 दिन 7-7 दिन रहते, तब जाके उनको 12 घंटे 14 घंटे फ्री मिलते। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो नहीं देखा है वो समझ नहीं पाए। एक दिन अगर किसी डॉक्टर के साथ छोड़ दिया जाए ना, तो जितना डॉक्टर मेहनत करता है तो बस का नहीं, वो झेल नहीं पाएंगे। और ये कोरोना के समय बिल्कुल स्पष्ट भी हो गया कि अपने साथ बहुत लोग अपने पिताजी के साथ इसके साथ नहीं रह रहे थे, और डॉक्टर्स वहाँ अपनी जान की बाजी लगाए पड़े थे। बदलते मौसम में डॉक्टर साहब व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? जैसे अभी बसंत ऋतु आने वाली है, उसके बाद गर्मी आ जाएगा, ठंड भी है, तो जो ये मौसम का चेंजिंग फेस होता है उसमें ज्यादातर परेशान बच्चे होते हैं, जो छोटे 5-7 से कम उम्र के बच्चे हैं। तो उनको मतलब घर पे उनकी माँ कैसे उन लोग की देखभाल करे? देखिए, मौसम के बदलाव के समय जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया को ग्रो करने का अच्छा मौका मिल जाता है। ठीक है, तो वो आपको तभी करेंगे इफेक्ट जब आप या इम्यूनिटी आपकी कमजोर होगी। तो इम्यूनिटी जब कमजोर होगी तो वायरस बैक्टीरिया आप में, आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें। बच्चों के लिए है कि प्रॉपर टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण, हाँ, इसीलिए हॉस्पिटल में निःशुल्क होता है टीकाकरण। बिल्कुल, टीकाकरण निःशुल्क होता है, करवाना चाहिए। हाँ, और अब तो गांव में भी बहुत सारे वायरस से एक्सपोज नहीं हुए रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, वायरस एक्सपोज होगा, धीरे धीरे उनमें इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी, तो वो कम होगा। हाँ, इसमें बदलते मौसम में जैसे भी थोड़ा सा बुखार आए, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। दूसरी बात है, जो अति शुष्क एरिया है या अधिक ठंड प्रदेश वाला है, वहां ह्यूमिडिफायर की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ह्यूमिडिफायर जो अंदर आपको वायरस को ठीक से रखेगा, जिससे कि वायरस बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है कि अगर किसी को हो चुका उस घर में, तब प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए। ह्यूमिडिफायर से आपका काम नहीं चलेगा, वो सब हो जाएगा फिर। ठीक है। तीसरा है हाइड्रेशन। अपना हाइड्रेशन मतलब अपने शरीर को नियमित 2 या 3 लीटर पानी, 3 लीटर से कम नहीं पीना चाहिए। पानी हाइड्रेशन बैक्टीरिया से बचाएगा। पानी अगर आप पीते रहेंगे तो हाँ, वायरस से बचाएगा, बैक्टीरिया से बचाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन लेते रहेंगे तो आपका त्वचा शुष्क नहीं होगी। त्वचा शुष्क नहीं होगी तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वायरस ग्रो नहीं कर पाएगा, और क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए 2 या 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, आप इतने दिनों से डॉक्टर के पद पर हैं, सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर तो भगवान ही होते हैं। अभी हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अपने संवाद में कहा भी था, भाषण में कहा भी था कि 3 ही भगवान ही होते हैं, डॉक्टर, अध्यापक और वकील। जी। हाँ, लेकिन अब ये पेशा थोड़ा दूसरा रूप ले रहा है। खैर, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप अकेले में बैठते होंगे तो उसको सोच सोच के मुस्कुराते होंगे, अगर शेयर करने लायक हो तो दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। मुस्कुराने का मार्मिक है। दुख वाली बात है। 2 किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक था, वो उसकी बहन को, वो खुद इतना उत्तेजित होकर आया था। उस समय मैं इंटर्नशिप में था, तो वो उत्तेजित होकर आया था कि मेरी बहन को जला दिया है और दहेज की वजह से तो सब कुछ हो गया। तो काफी जली हुई थी, 40% के आसपास जली हुई थी। तो अगले दिन उसको खून की जरूरत थी। अब वो अकेला आया था अटेंडेंट, तो मैंने उसको बोला, तो खून के नाम पे पता नहीं हमारे भारतीय लोगों पे खून देने से बहुत डरते हैं, खून दान नहीं करना चाहते हैं, जबकि ये 3 महीने बाद चेंज होता रहता है। खून दान इसीलिए जरूरी है। तो ये बलिया की घटना है डॉक्टर साहब? हाँ, नहीं, ये गया की घटना है, जहाँ मैं MBBS कर रहा था इंटर्नशिप। तो मैंने कहा कि खून देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो फिर अंदर ब्लड बैंक से भागा हुआ है कि डॉक्टर साहब वो तो 1 बोतल खून मांग रहे हैं, मुझे लगा 1-2 बूंद की जरूरत होगी। मैंने कहा यार, ब्लड, मतलब हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि भाई हो यार, तुम नहीं दोगे तो कौन देगा।
तो फिर मैं और मेरे एक दो दोस्तों ने अपना खून दान करके उस महिला की जान बचाई थी। और दूसरी घटना बलिया की ही है। उस पेशेंट को जो बीमारी थी उसमें एक इंजेक्शन लगना था, उसमें वो इंजेक्शन करीब 800 रुपये का पड़ रहा था। 800 रुपये पर डे, उसका 800 रुपये पर डे खर्च था, क्योंकि गवर्नमेंट जो सप्लाई थी उसमें खत्म हो गया था, डिमांड ले गया था, आया नहीं था। तो ये भी गया की ही घटना है। हाँ, ये भी गया की घटना है। इंटर्नशिप जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो वहाँ पे ये हुआ कि अब वो जो बीमार था वो क्रॉनिक अल्कोहलिक था, बहुत ज्यादा दारू का सेवन करता था। अभी तो खैर बिहार में बंद है, वो उस समय की बात है। तो उसका ससुर आया था इलाज कराने, उसके पिताजी नहीं आए थे। तो मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि इनको रेफर करके पटना चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको, सरकारी में अभी स्टॉक में है। तो वो डिनाई कर गया। उसने कहा ठीक है सर, आपको जो मर्जी है कागज बनाइए, हम तो अपने मरीज को घर लेके जाएंगे। अब या तो इसको बचा लें या इसके जो 2 बच्चे हैं, यानी मेरी बेटी के जो 2 बच्चे हैं उसको देखें, क्योंकि हम 4-5 दिन से कोई दिहाड़ी मजदूर था, रोज पैसा था ही नहीं। 800 रुपया इंजेक्शन का एक दिन का, रोज का, मतलब उसको देख के लगा कि मन रो दिया। बहुत बुरा लगता है उस समय जब आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते। इवन हम लोगों ने पूरा कोशिश की कि सरकारी व्यवस्था से इसको पटना भेजते, लेकिन वो गया नहीं। वो कहा कि नहीं, पैसा ही नहीं था। गया से पटना में हो सकता था कि अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो 2-3 लोगों का बाहर का खाने का खर्चा, ये वो भी बेयर करने में वो असमर्थ। तो वो बहुत मानवीय घटना थी। ये 2 घटनाएं। हम लोग डॉक्टर साहब से स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा किए और डॉक्टर साहब से मिलना बहुत ही अच्छा रहा। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।